जो हमारी टॉपिक रहेगी ग्लाइकोलाइसिस का। बस सिंपल से इतना बात जानो कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस कहते किसे हैं। तो याद करो आज कि जब सुनो जब क्या होता है, जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल इसका मतलब तो मोबाइल से देखिए ना, अवतार में दिया है। ठीक है। अवतार अवतार। चलो जब ग्लूकोज से, बहुत सिंपल एक बात जानो कि जब ग्लूकोज से दो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, दो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, तो इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक कहते हैं। माने क्या हुआ, ग्लूकोज ले लो। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र जानते हो ना सब लोग, C6H12O6। बताओ कितने कार्बन है इसमें। क्या बन जाता है, 2 पायरुविक अम्ल, 2 पायरुविक अम्ल, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है ना कि कहेगा आपसे प्रश्न में कि ग्लाइकोलाइसिस, और समझो अभी समझा रहे, ग्लाइकोलाइसिस को आरेख चित्र बनाइए। क्या बनाइए, आरेख चित्र। अब समझाई ना। तो पहले सिंपल तो बात जानेंगे ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। जब ग्लूकोज होगा हमारे शरीर के अंदर, ऐसे क्या बन जाएगा, 2 गो पायरुविक अम्ल बन जाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। किताब में से आपको बताते हैं। होता ही है कि सर्वप्रथम देखो यहाँ से बताएं, सर्वप्रथम क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना। ग्लूकोज होता है, क्या है ये, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज होता है क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद ग्लूकोज बदल जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और देखो यहाँ पर लिखा होगा ऐंठ के, ATP लिखला बा, ठीक बना, और घुमा के ऐसे लिखा है ADP, यानी जो इसमें ATP होता है वो ADP में बदल जाता है। पहले समझो, पहला स्टेप 1 हो गई। आप तो इसको चाहे तो चरण 1 लिख सकते हैं, चरण 1। तो चरण 1 में क्या होगा, जो ग्लूकोज है इससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और जो ATP है वो किसमें बदल गया, ADP में। समझ में आया अब बुझाई लो कि नहीं, कि ग्लूकोज है ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल रहा है, और जो ATP है वो ADP में बदल गया। पहला स्टेप तो ये होगा। दूसरा स्टेप पर आओ। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि देखो इसमें भी, अच्छा बताओ, ग्लूकोज है तो 6 गो कार्बन ये लिखला बनो, देखो ना 6 कार्बन लिखा है। अभी बदलेगा किसमें, देखो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रैक्टोज और ग्लूकोज दोनों के सूत्र एक ही होता है, तुम लोग अभी पढ़ोगे ना, मैं पढ़ाऊंगा जैव में, इसमें भी बायोलॉजी में, तो उसको हाँ, तो इसका भी होता है ना, क्या होता है, फ्रैक्टोज मीठा फलों में पाया जाता है। अब बनेगा फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, यह हो गया चरण 2। चरण क्या हो गया, 2, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट साहब फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है। इसमें भी कितने कार्बन हो गए, फ्रैक्टोज है तो 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन हो गए, 6। अब इससे बनेगा आपके पास ट्राइओस फास्फेट। क्या बनेगा, ट्राइओस फास्फेट, ट्राइओस फास्फेट, यानी कि याद करेगा पड़ेगा चरण 3। देखो ना सब लोग, अवतार में से समझाइए, थोड़ा अलग है। किताब में समझो ना, तो ये वाला समझ में आ जा रहा है, लेकिन ये इसमें से नहीं। हाँ, तो पहले किताब ही ना मेन बा। अलग है। आपके सर पढ़ाएंगे, किताब से ही पढ़ाएंगे, फिर अवतार से समझाएंगे, किताब में पता ही नहीं चलेगा। तो पहले इसको देख लो, पता चल गया हैं, ये पता चल गया, लेकिन ये नहीं। वही पता चल जाएगा। लोग से बताइए। एक बता देने तो इसको कंप्लीट। तो चलो तो फिर कहते ना भैया, तो लव लगे तो कर चरण 1 में ये रहा, अवतार में से हम लोग चरण 2, चरण 3, तो दोनों तो सेम वही है ना, क्या करना है। अब और नेक्स्ट है ना, अब ट्राई फास्फेट से ऐसे लिखे तो नहीं आएगा, ठीक बा, है ना। जो ट्राइओस फास्फेट, अच्छा इसको एक और नाम होता है, ट्राइओस फास्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ये लिखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट,
आ गया था बना बना। अब इससे क्या बनेगा, देखो ऊपर चल रहे हैं, इससे इसमें देखो, अब इसमें 3 फास्फेट लिखला बनू, ग्लिसराइड 3 फास्फेट, एक मतलब इसमें 3 वो कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन इसमें उपस्थित है, 3 कार्बन। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NAD+। इससे क्या बनने वाला है आपका ND, NAD+। इसका नाम बोलो सब लोग, NAD, हाँ बोलो। डाइन्यूक्लियोटाइड, एकदम सही बोलिए। और इसका ये देखो, ये जो होता है ना बदल जाता है किस में, NADH+H+। इसका नाम न्यूक्लियोटाइड एडेनिन हाइड्राइड होगा। अब इससे जब क्रिया होगा तो 2 बनेगा गुण है ट्राइओस फास्फेट, ट्राइओस फास्फेट। अच्छा कौन चरण था? 3। ये सब क्या होता है बताइए। ये चरण हम बता रहे हैं, तो लिख तो लेंगे पूरा। चरण 4 ट्राइओस फास्फेट, ठीक। अभी ट्राइओस जो फास्फेट होता है, इसका एक और नाम होगा 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरिक लिखा है ना। इसका एक और नाम 1,3 और बाई, बायोलॉजी सर जी जब पहुँचिए ना कहिए, फास्फोग्लिसरिक। ऐसे भी 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन रहते हैं। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। और ADP जो होगा ATP में बदल जाएगा। फिर यहाँ से जो ADP था वो किस में बदल जाएगा? ATP में। अगर पहले क्या था? ATP ADP में बदल रहा था ना, तो ADP ATP में बदल जाएगा। आइए कौन सा चरण हुआ आपका? ये चरण 4 था, तो चरण 5 आप लिख सकते हैं, चरण 5। आगे बढ़ो। फिर जो आपका 2 गुना ट्राइओस फास्फेट है, इसमें 3 गुना फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फिर इसमें 3 कार्बन आएगा। आगे बढ़ते हैं इसको। अब यहाँ से जो है 2 गुना ट्राइओस फास्फेट बनेगा, 2 गुना ट्राइओस फास्फेट बनेगा। अच्छा कल याद तो पूरा सुनाओगे हैं, लेकिन अगर तनी मन मेहनत करना पड़ेगा। 3 गुना फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फो ये सब तो बताएंगे तभी ना। तो बता तो नहीं ना, तो लिखा तो जा इतना। फिर आगे बढ़ा। अब आगे चरण नंबर कौन? 6, चरण 6। तो चरण 6 में कहा जाएगा, इस यहाँ भी 3 कार्बन रहेगा। अब चरण 6 में क्या होगा कि अब ये बदलेगा 2 गुना 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, 2 गुना 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल गया, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल गया। और यहाँ से जल का भी निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जल का। ये होगा चरण 7, चरण 7। उसके बाद से 2 फास्फोडाइनाल लिखा है ना, 2 इंटू फास्फो इनाल पायरुवेट, ये आपके पास रहा। और फिर ADP ATP में बदलेगा। यहाँ से चरण नंबर कौन हो जाएगा? 8। फिर ADP किस में बदल गया? ATP में बदल गया। और यहाँ से आपका बनेगा 2 गुणे पायरुविक अम्ल, 2 गुणे पायरुविक अम्ल। ये पूरी देखिए यही बनाना था आपको, देखो बन गया। और 3 कार्बन कैसे? पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन होता है, C3, और बाद से में अन्य कार्बन जुड़े होते हैं। आज में जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन रहता है ना, तो इसे 6, ग्लूकोज में 6 रहता है, इसे 6 लिखा जाएगा। फ्रैक्टोज 6। देखो यही है 8 को चरण है। देखो हम बताते हैं पहले होता क्या है ना। कोई भी पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस क्रिया किसे कहते हैं, तब देखो हालांकि जगह नहीं है तो एकदम सीधे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। हमें कह सकते हैं ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज डायरेक्टली किसे बताता है? 2 पायरुविक अम्ल में। तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज है और क्रिया कराते कराते यहाँ पर आए हैं, तो 2 गुना पायरुविक अम्ल में क्या हो गया? बदल गया।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 3 कार्बन होता है और ग्लूकोज में क्या होता है 6 कार्बन होता है। ठीक है, चरण कब होता है पूरा में 8 चरण में कंप्लीट होता है, यही है। ऐसे नहीं याद करेगा पूरी बस, तो थोड़ा सा नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तब ये लिखवाए दोनों बहन तामा बहनों के वैसे दोनों हम बारे से पीछे फर्मेंटेशन लिखा, फर्मेंटेशन। आओ शराब हमने के शराब बना के आओ। ऐसे बताओ कहीं बैल मर जाओ चाहे गाय तो आदमी बिक देला, तो कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाला, का हुआ सड़ गया, कीड़े मकोड़े खा गए और उसके बाद से निकल जाते हैं। तो किरवन का मतलब होता है ना, कोई भी अगर पूछता है कि मैंने कहोगे किरवन, जैसे किरवन का मतलब होता है, किरवन एक प्रकार की जैव प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है? जैव का मतलब होता है माने जीवों के द्वारा एक प्रक्रिया होती है, जीव के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा, जिसको आप ईस्ट कहते हैं, जिसको आप कवक कहते हैं, इसी के द्वारा ये किरवन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होता है ना, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, क्या हुआ जटिल कार्बनिक पदार्थ, उसको जो सूक्ष्म जीव होता है, ठीक बा तका कहा गया किरवन। किरवन क्या होता है? ये जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, ये माने एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह सड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं। जैसा कि कोई मान लो जानवर मर गया और जानवर को तुम वहाँ पर डाल दो कहीं, तो डालने के बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद देखोगे उसका शरीर खत्म हो जाता है, वो सब मिट्टी में बदल जाता है। और जब वो शरीर जटिल था अब क्या हो गया, बदल गया, तो इसी को कहते हैं किरवन। समझो किरवन का मतलब, तो लिखो देखो किरवन एक जैव रासायनिक क्रिया है, फटाफट लिखते जाना। किरवन एक जैव रासायनिक क्रिया है किरवन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कई कार्बनिक यौगिक नए यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे किरवन कहते हैं। जिन सूक्ष्म जीवों की मदद से क्रिया होती है, तंजलि लिखो, जिन सूक्ष्म जीवों के मदद से क्रिया होती है उन्हें किण्व कहते हैं। किण्व किण्व कहते हैं। अरे कोई ना कोई जीव तो होगा ना, उसे किण्व कहते हैं। आगे बढ़े बाबू। किरवन की क्रिया में किरवन किण्व, हाँ जैसे किण्व सूक्ष्म जीव कहते हैं। किरवन में जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं। किरवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, किरवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, किरवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। किरवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो किरवन के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं आप। किरवन के उपयोग, अच्छा बताओ इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अल्कोहल या शराब बनाने में किया जाता है ना, लिख लो किरवन का उपयोग अल्कोहल, पियोगे अल्कोहल? हाँ अभी नहीं, बाद में पीना। शराब बनाने में किया, ये पीना जरूर। और दूसरा क्या, पावरोटी, और पावरोटी खाए हो ना, उसको बनाने, पावरोटी और बिस्कुट बनाने में किया जाता है।
बिस्कुट तो बहुत उपयोगी होता है। दही दही सड़ेला, दूध तवे बनेला, बहुत खाने लगी। सर बिस्कुट को भी सड़ा जाता है। काला का हो जाता है। जौ व सिलिका तथा अन्य रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। शराब सड़ा के बनाया जाता है, तब जान गए ना। बिस्कुट सड़ा के बनाया जाता है, जान गए ना। दही भी सड़ा कर। सड़ता नहीं है दही, लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में। चलो भाई कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखो किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां। देखो दुनिया में कोई भी अभिक्रिया हो उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर बहुत जरूरी होता है। अनुकूल परिस्थिति का चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि किण्वन के लिए आपको का चाहिए, तो पहला तो बात होती है जिसका नाम होता है ताप। ताप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर। अच्छा देखो घराखोर खटाखोट सड़ेगा, लेकिन ताप कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री के बीच में। तापमान अगर 25 से 30 डिग्री है तो उस पर किण्वन बहुत तेजी के साथ होगा। लेकिन अगर ऐसा महसूस होता है कि 25 से कम है या 30 से अधिक है तो किण्वन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। बात समझ में आया? तो लिख ले चीज़ को, लिखो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर किण्वन की प्रक्रिया तेजी से होती है। 25 से 30 डिग्री ताप पर किण्वन की प्रक्रिया तेजी से होती है। तथा इससे कम और अधिक ताप पर किण्वन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तथा इससे कम और अधिक ताप पर किण्वन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में पहला ताप रहा। दूसरा बाबू लिख लो विलयन की प्रकृति। विलयन का प्रकृति। किण्वन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। धीमी होती है। अंग्रेजी में कहते हैं, बताओ प्रकृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माने विलयन होता है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, तुम लोग पीएच के बारे में तो पढ़े होंगे सब बच्चा लोग। एक ऐसा पीएच होता है ना जिस पर प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है। एक ऐसा पीएच होता है जिस पर प्रक्रिया तेजी से होती है और वह पीएच का मान 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। जब पीएच का मान 6 से 8 होता है, विलयन का पीएच मान 6 से 8 के बीच में होता है, तो जो किण्वन की प्रक्रिया होती है तेजी से होती है। और जब 6 से कम होगा, 8 से अधिक होगा, तो किण्वन की प्रक्रिया धीमी होती है। सर रक्त का पीएच मान चाहत होता है 7.4 होता है। पूछ नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं ना कि रक्त का पीएच मान अगर कम या ज्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। शरीर को 7.4 होता है, उससे 7 रहेगा, 6.5 रहेगा तो भी कोई दिक्कत। आपको देखो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, सुनिए एक मिनट, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम होता है। अगर आप 6 ग्राम तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक खून बन जाएगा, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। लेकिन 6 से कम है तब दिक्कत है, तब आपको रक्त चढ़वाना पड़ेगा, ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। तो ज़्यादा कम बेस नहीं होना चाहिए, माने हाँ कुछ मात्रा में 2-4 पॉइंट इधर उधर होगा तो जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कम में से होती है। तो वही होगा भाई, फिर व्यवस्था करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाकर के आपको इलाज कराना पड़ेगा। अब 14 है, 10 होगा, 12 होगा, 7 होगा, 7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 तक आप कंट्रोल में रहेंगे। 7 से कम हो जाता है, देख तो किसी को तबीयत खराब होता है तो ऑटोमेटिक थोड़ा हो जाता है, दवाई नहीं कराएगा तो सिस्टम धीरे धीरे उसका डाउन होता चला जाता है, और एक निश्चित सीमा से नीचे आता है तो फिर उसको दिक्कत हो जाती है। चलिए खोल लिख लेंगे। देखो विलयन का जब पीएच मान 6 से 8 के बीच में होता है, विलयन का जब पीएच मान 6 से 8 के बीच में होता है तो किण्वन की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया तेजी से होती है तथा इससे कम और अधिक पर किण्वन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लो तो किण्वन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे माने 6 से कम होगा तब और 8 से अधिक होगा तब किण्वन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन इसके बीच में 6 और 8 के बीच में किण्वन की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है। ये सब अनुकूल पीएच इसको कहते हैं बाबू, 6 से 8 के बीच में। ऐसा लिखना वायु की गति,
वाई की गति मोशन ऑफ एयर। अच्छा देखो, एक निश्चित वायु की गति भी होनी चाहिए जिसमें किरण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, 40 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए। आप देखते होंगे जहाँ कोई वस्तु सड़ता है तो वहाँ पर जाते हैं तो आपको बदबू दिखाई देता है, यानी हवा के द्वारा आपके नाक के अंदर वो आ रहा है। तो लिख होता नहीं वायु की गति। देखो वायु की गति भी किरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। वायु की गति भी किरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। वायु की गति भी किरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जब वायु की गति 40 से 60 के बीच में होती है तो किरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। जब वायु की गति 40 से 60 के बीच में होती है तो किरण की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है। 40 के बीच में होती है तो किरण की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है। चलिए क्वेश्चन 5 देते हैं, आपको लिख के लेकर आना है। पहला क्वेश्चन पाते हैं बायोलॉजी का, जल्दी। फर्स्ट कल का लिखे है ना, जाँच जरूर करा लीजिएगा आप लोग। दे देते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, रोज दिया जाता है, आप इसको लिख के लेकर जरूर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। श्वसन हेतु ऑक्सीजन यानी O2 की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। जब इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था तो कोई जीव कैसे जीवित होगा, कैसे जीवित होगा? पहला क्वेश्चन है, क्या आपको याद है आंसर इसका? ठीक है, चलिए। कंकाली पेशियों में वायु ग्लाइकोलिसिस तथा ईस्ट में अवायवीय ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? के अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? किण्वन क्या होता है? किण्वन क्या होता है? अगला क्या किण्वन के द्वारा, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। क्या किण्वन के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कम होता है? क्या किण्वन के लिए अनुकूल ताप होते हैं? ये 5 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप जरूर इसको लिख के लेकर आएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो।
और कुछ और क्वेश्चन आपको मैं देना चाहता हूँ। बस रहने दो। क्वेश्चन नंबर अभ्यास प्रश्न में के 3 नंबर आपको लिख के लेकर आना है। मिल गया आपको? 7वां के और लिख के लेकर आना है। बस इतना लेकर आना। 2 क्वेश्चन कल मैं पढ़ाऊंगा आपको। अक्षय श्वसन के मुख्य चरण ये भी लिख लेना है, अक्षय श्वसन के बारे में 4 नंबर। बाकी आपको सब पर ही लिख लेना सारा क्वेश्चन, ठीक है? 4 नंबर 3 नंबर 7 के पहले मिटा रहे हैं, इसको लिख रहे हैं सब लोग। चलो फिजिक्स का पास कदम हम रखते हैं। आज कल कोणीय संवेग के बारे में शायद आप पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है आपको? किसे कहते हैं कोणीय संवेग? संवेग और दूरी